नमस्कार दोस्तों, मैं के मोहन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल IAS विद हरि मोहन पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं द हिंदू का एक आर्टिकल, जिसमें आर्टिकल में चिदम्बरम साहब ने बताया फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी के लिए, जिसमें कुछ चीज़ें पता चली। अब वो 5 चीज़ें क्या हैं? सबसे पहली चीज़ आपको पता होगा कि लॉन्ग ड्यूरेशन से स्टैंड ऑफ चल रहा है बॉर्डर पर चाइना के साथ में। इस स्टैंड ऑफ के अंदर पूरे देश में एक डिमांड उठकर आ रही है कि प्रॉपरली चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को बैन किया जाए। इस पर हालांकि मैंने 1-2 वीडियो पहले भी बनाई थी कि चाइनीज़ प्रोडक्ट को बैन करना एकदम से कोई सॉल्यूशन नहीं है, और ना ही इंडिया का इतना स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग हब है कि हम उसे प्रिपेयर कर सकें। हालांकि इस टॉपिक पर काफ़ी सारे लोगों ने इसकी खुलकर मेरा विरोध किया था, बुराई भी करी थी, और कुछ विद्यार्थियों ने अभद्र भाषा का भी प्रयोग किया था। लेकिन अब जो देश के बड़े बड़े लोग हैं, जिनको लगता है, देख रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, वो अब वही चीज़ें बयान कर रहे हैं, वही चीज़ें बता रहे हैं द हिंदू के आर्टिकल के माध्यम से। अब सबसे पहली चीज़ ये है कि क्या एकदम से चाइनीज़ प्रोडक्ट को बैन कर देना सॉल्यूशन है? तो उस बात के लिए आज हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे। दूसरी चीज़, सबसे पहला सवाल, क्या हम तैयार हैं कि अगर हम चाइना से इंपोर्ट को बैन कर देते हैं तो बैन करने के बाद क्या हम इतने अच्छे तरीके से तैयार हैं कि उस बैन करने के बाद पूरी तरीके से अपनी मैन्युफैक्चरिंग को एकदम से उठा सकें, और उठाने के बाद में अपने देश की डिमांड्स को पूरा कर सकें? तो इसका भी एक सवाल फिर से क्रिएट हो जाता है। अब फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी होती क्या है, इसको समझना है। फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी होती है कि किसी भी प्रोडक्ट की पहले सबसे छोटी इकाई बनाई, असेंबलिंग करते रहे और छोटी छोटी इकाइयां बनानी शुरू कर दी। जब आपकी ये छोटी इकाइयां बनने लग गई तो थोड़ी बड़ी इकाई को बनाना स्टार्ट कर दिया, और बड़ी इकाइयां अगर बनने लग गई तो पूरे के पूरे प्रोडक्ट को बनाना स्टार्ट कर दिया। किसी जमाने में देश में नोकिया और सैमसंग, इंडिया के अंदर अकेली 2 फर्म्स ही ऐसी थी जो पूरी तरीके से लगभग सारे के सारे सामान को प्रिपेयर करती थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम आया, नोकिया कंपनी फेल होती चली गई। नोकिया के फेल होने के बाद डिपेंडेंसी अदर कंट्री पर, चाइना पर बढ़ती चली गई, और चाइना आए दिन भारत के साथ किसी भी प्रकार से रेट बढ़ा देना, इंपोर्ट को महंगा कर देना, उनकी भारत के द्वारा भेजी गई एक्सपोर्टेड वैल्यूज चीज़ें हैं उनको रिसीव करने से मना कर देना। तो एक तरीके से अपनी मनमानी और एक्सपेंशन की पॉलिसी चला रहा है। अब रीज़न ये हुआ कि भारत में जब 2014 में मेक इन इंडिया का प्रोग्राम चलाया, तो उसमें भारत मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की जगह दोस्तों एक असेंबलिंग हब बनकर रह गया। असेंबलिंग हब का मतलब क्या है? प्रोडक्ट बाहर से आया और देश में असेंबल करके जोड़कर दे दिया। अब जो है उन्हीं चीज़ों को धीरे धीरे कम करने के लिए छोटे छोटे प्रोडक्ट्स को इंडिया में बनाना और उनको सपोर्ट करना, ताकि धीरे धीरे समय आने पर 2020 के अंत तक आपके देश में लगभग सभी प्रोडक्ट्स घर में बन रहे हो और आपके देश में मैन्युफैक्चरिंग इंप्रूव हो और एक्सपोर्ट बढ़े इंपोर्ट के स्थान पर। तो यही वो सेक्शन है। ये जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी इशू रिलेटेड टू प्लानिंग, मोबिलाइजिंग, रिसोर्स एंड ग्रोथ, इन सभी से संबंधित ये टॉपिक है जिस पर हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको हर रोज ऐसी वीडियोस मिलती रहें जिनसे आप तैयारी कर सकें। अब दोस्तों, यूपीएससी की तैयारी यदि कर रहे हैं, यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस, बीपीएससी, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो घर बैठकर आप तैयारी कर सकते हैं हमारे लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस को परचेज करके। और जो भी तैयारी कर रहे हैं, आराम से 2, 3, 4 बार लेक्चर्स को देखिए, प्रिपेयर कीजिए। डाउट सेशन के लिए लाइव सेशंस की हेल्प लीजिए, ताकि आपकी तैयारी घर बैठकर आसानी से हो जाए। दोस्तों, यदि आप क्विज अटेंड करना चाहते हैं, नोट्स पीडीएफ चाहते हैं फॉर फ्री, तो आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला, आप हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए। इस ऐप पर आपको बहुत सारा डेटा मिल जाएगा, फ्री वो भी, और उस ऐप का नाम है IAS विद हरि मोहन। और अगर टेलीग्राम पर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर भी दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं। आप इन्हें हमें सब्सक्राइब कीजिए, और उस पर भी आप सर्च करेंगे तो IAS विद हरि मोहन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, ताकि क्विज, क्वेश्चन, पीडीएफ, नोट्स, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ अवेलेबल हो जाए। इसके अलावा आप चाहें तो हमसे अपने मन चाहे टॉपिक की वीडियो भी बनवा सकते हैं, बता सकते हैं, हम उसका पूरा का पूरा एनालिसिस करके आपको दे देंगे। तो चलिए आज वर्ड टू वर्ड, सेंटेंस टू सेंटेंस पढ़ते हैं और बताते हैं कि आज का ये टॉपिक है क्या। अब दोस्तों, इसके अंदर क्या है, लास्ट वीक माइटी जो है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है,
कहती है कि 16 कंपनियों को मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर्स की हैं, जिसमें से प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स के आधार पर मंजूरी दे दी गई है। इस प्रोडक्ट के अंदर, इस प्रोसेस के अंदर आपके देश की कुछ डोमेस्टिक कंपनीज हैं, जैसे 5 आपके देश की डोमेस्टिक कंपनीज हैं, 5 मोबाइल कंपनीज बाहर की हैं और 6 कंपनीज वो हैं जो कंपोनेंट्स को बनाएगी, मैन्युफैक्चर करेगी मोबाइल में बनने वाले कंपोनेंट्स को। इस पीएलआई से जैसे ही वापस एक तरीके से वापसी होती है, तो आपका जो फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम है जो 2016 से 17 में शुरू होकर सोचा गया था 2019 से 20 तक कंप्लीट हो जाएगा और आपके देश में मोबाइल कंपोनेंट्स की सारी चीजें देश में बननी शुरू हो जाएंगी। हालांकि ऐसा नहीं हुआ, लॉकडाउन की परिस्थिति में ये पूरी तरीके से कामयाब नहीं हो पाया। दूसरी तरीके से कहा जाए तो हमें आज भी इंपोर्ट करने के लिए या अपने देश में उन प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए इसका भी रॉ मटेरियल जो है विदेशों से लेना पड़ता है, खासकर ताइवान हो गया, जापान हो गया। जापान के अलावा पहले हांगकांग भी इसका हिस्सा था, तो हमें यहाँ से प्रोडक्ट्स को खरीदना पड़ता था। अब इससे क्या होता है कि हम अगर अपने देश में उन प्रोडक्ट्स को बनाते हैं तो कंपेयर करके देखिए अब चाइना से और इंडिया से। अब चाइना हमें कोई भी रॉ मटेरियल देगा तो जाहिर सी बात है अपना बेनिफिट कमाकर हमें देगा, अपना बेनिफिट कमा कर देगा, तो वो प्रोडक्ट हमें 100 रुपये का पड़ेगा, जबकि चाइना को वही प्रोडक्ट 60 या 70 रुपये का पड़ता है। तो जाहिर सी बात है चाइना को वो प्रोडक्ट सस्ता मिलेगा, बेटर मिलेगा, टाइमली मिलेगा, जबकि भारत को वही प्रोडक्ट कॉस्टली मिलेगा, लेट मिलेगा, कभी कभी डैमेज भी मिलेगा या लो क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलेगा। अब इससे क्या होगा, भारत में जो प्रोडक्ट बनेंगे वो कम क्वालिटी के बनेंगे, जैसे इंटेक्स के मोबाइल बने, इंटेक्स के अलावा ऑप्टिमस के बने या और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जिन्होंने मोबाइल बनाए, लेकिन यहाँ पर वो कामयाब नहीं हो पाए। जबकि विदेशों के चाइना का ओप्पो, वीवो, ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो देश में मोबाइल तो बना रही हैं और उनका एम क्या है, हर रोज कुछ ना कुछ इंप्रूव करके देना। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर एक्सेसरीज और रॉ मटेरियल के कंपोनेंट्स पर जब तक यहाँ मेहनत नहीं होती है, तब तक दोस्तों देश में मोबाइल कंपनी जो कि सबसे बड़ी इस समय कंपनी बन चुकी है और करोड़ों मोबाइल बेचे जाते हैं देश में, करोड़ों मोबाइल देशों में बेचे जाते हैं, उस परिस्थिति के अंदर अपने देश को मैन्युफैक्चरिंग हब में कन्वर्ट कर पाना थोड़ा सा कठिन हो जाता है और उस पर इंप्रूव्ड वैल्यूज की वजह से वो चीजें कॉस्टली पड़ती जा रही हैं। अब बात करते हैं मोर इंपोर्ट्स इन इंडिया। अब जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, ध्यान से पढ़ते हैं। फर्म्स सच एज एप्पल, शाओमी, ओप्पो, वन प्लस इन्वेस्ट करते हैं भारत के अंदर, लेकिन इनके जो मेजर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं मैन्युफैक्चरर्स के, इन्होंने मोस्टली थ्रू देयर कॉन्ट्रैक्ट्स मैन्युफैक्चरर, इन्होंने डायरेक्टली कॉन्टेक्ट नहीं किया है, अपने कॉन्ट्रैक्ट्स मैन्युफैक्चरर के थ्रू यहाँ पे अपने आप को लेकर आए हैं, जिसका रिजल्ट क्या है, प्रोडक्शन तो इंक्रीज हो गया है, एक 13.4 बिलियन से लेकर 31.7 बिलियन मोबाइल देश में बन रहे हैं। हर साल सर्वे के अनुसार पता चल रहा है बेचे जा रहे हैं, इससे कंपनीज को बेनिफिट हो रहा है, लेकिन कंपनीज जो हैं वो बेनिफिट चाइना या अदर कंट्रीज की कंपनीज को दे रही हैं, उससे हमारे देश के अंदर नई प्रोडक्शन नहीं हो पा रही है, नई प्रोडक्शन उस स्पीड से नहीं हो पा रही है, जिस वजह से अब हम कितनी भी पॉलिसी बना ले कि हमारे देश में नई चीज़ें बननी चाहिए, नया प्रोडक्शन होना चाहिए, मैन्युफैक्चर होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट धीरे धीरे अदर कंट्रीज में पहुंच रहा है। फॉर द मेजॉरिटी ऑफ सर्वेड फर्म्स मोर देन 85% ऑफ इनपुट्स वर इंपोर्टेड। अब कहते हैं कि अगर हम बात करें जितनी भी चीज़ें अगर हमारे देश में बन भी रही हैं तो वो असेंबल हो रही हैं। असेंबल होने का लॉस क्या है दोस्तों, उसमें से 85% प्रोडक्ट्स तो बाहर से आ रहे हैं, मतलब हम केवल 15% प्रोडक्ट्स को सस्ता बेच सकते हैं, 85% पर तो चाइना या जो भी देश हमें बेचेगा या सेंड करेगा वो अपना बेनिफिट या मोटा मुनाफा रख के बेचेगा। अब कंपेयर करते हैं इसे चाइना, वियतनाम, कोरिया और सिंगापुर की। अब इन सभी की बात करें तो इन सभी देशों की सबसे अच्छी बात पता है क्या है, भारत को छोड़कर कोरिया हो गया, सिंगापुर हो गया, वियतनाम, इन सभी में अपना रॉ मटेरियल खुद अच्छा बनता है। अब रॉ मटेरियल अगर इनके देश का अच्छा बनता है और मैक्सिमम पार्ट्स जो होते हैं वो एक्सपोर्ट होते हैं, मैक्सिमम पार्ट्स एक्सपोर्ट होते हैं, जबकि भारत में एक्सपोर्ट होते हैं बहुत लिमिटेड पार्ट्स और सारा सिस्टम इंपोर्ट होता है। अब सारा सिस्टम इंपोर्ट होगा तो जो मोबाइल भारत में 100 रुपए का बन रहा है वो मोबाइल अदर कंट्रीज में, चाइना में या इधर कोरिया में या वियतनाम में कहीं ना कहीं 70 से 75 रुपए का पड़ेगा। अब 70 से 75 रुपए का मोबाइल पड़ेगा या वो कॉस्टिंग पड़ेगी, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति क्यों देश में आएगा,
₹100 का फ़ोन लेने के लिए। यहाँ पर तो कंपटीशन के अंदर धीरे धीरे डोमेस्टिक कंपनीज और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग हब्स जो हैं वो आए दिन फ्लॉप होते जाएंगे, पिछड़ते जाएंगे, जिस वजह से क्या होगा, अगर चाइना को या अपने आप को उठाने के लिए हम इनमें कंट्रोल नहीं किया गया तो एक ना एक दिन ये कंपनीज फिर से बैन हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी और कंपटीशन में नहीं सामने आ पाएंगी। अब आता है फर्दर इन सितंबर 2019 चाइनीज ताइपे contested the raise in tariff under the PMP, यानी बढ़ते हुए टैरिफ के ऊपर यहां पर कंटेस्ट किया और अपनी बातों को रिप्रेजेंट किया। इफ द पीएमपी इज फाउंड टू बी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, कहते हैं कि अगर यहां पर आप वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार पीएमपी को नॉट कॉम्प्लीमेंट मानते हो तो क्या होगा, वी मे बी फ्लडेड विद इंपोर्ट्स ऑफ मोबाइल फोन्स विच माइट मेक लोकल असेंबली मोबाइल फोन्स अनअट्रैक्टिव। अगर यहाँ पर WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या नॉन कॉम्प्लीमेंट हो जाता है ना, तो बाहर से सारे के सारे मोबाइल जितने भी हैं हमारे देश में भरते चले जाएंगे, बिकना शुरू हो जाएंगे और हमारे देश के खुद के जो मोबाइल्स हैं अनअट्रैक्टिव हो जाएंगे। अब अनअट्रैक्टिव हो जाएंगे तो मेक इन इंडिया का जो प्रोग्राम हमने चलाया था 2.0 वो कहीं ना कहीं स्लो या किन्हीं कई क्षेत्रों में फेल होता हुआ नजर आ जाएगा जब उनकी तुलना की जाएगी अदर सेक्शंस के साथ में। तो फोकस ऑन वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन। अब टोटल सार में एक बात समझ में आ जाती है, टोटल एक कंडीशन पर एक ही बात समझ में आती है कि यदि किसी भी तरीके से आपको खुद को ऊपर उठाना है, आपके देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन को उठाना है, तो आपको वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन देना पड़ेगा। वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन का मतलब कंपैरिजन में कॉम्पिटिटिव प्राइस हो, क्वालिटी सेम हो या लगभग बराबर हो, तब जाकर आपके प्रोडक्ट्स की वैल्यू बढ़ सकती है, आपकी डिमांड्स बढ़ सकती है और आपके जो अलग अलग प्रोसेस हैं असेंबलिंग के चाहे मैन्युफैक्चरिंग के वो चलाए जा सकते हैं। अब देखते हैं द न्यू PLI ऑफर एन इंसेंटिव सब्जेक्ट टू थ्रेशोल्ड ऑफ इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट एंड सेल्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। दीज थ्रेशोल्ड वेरी फॉर फॉरेन एंड डोमेस्टिक मोबाइल फोन्स, thus focus remain on increasing value of domestic products and not local value addition. According to our calculation, if implemented in toto, an additional capacity of 60 crore mobile phones per year may outstream at the end of the PLI of financial year 2025। कहते हैं कि दोस्तों यदि मैन्युफैक्चरिंग करनी है, सेल्स बढ़ाना है, सेल्स बढ़ाने के बाद इन्वेस्टमेंट बढ़ानी है, तो हर चीज़ की शुरुआत करनी पड़ेगी और शुरुआत करने के बाद उसको अंत तक लेके जाना पड़ेगा ताकि आपकी जो भी चीज़ों की वैल्यूज़ हैं वो अप्रोप्रिएट हो। आप जो पूरे देश के अंदर 60 करोड़ मोबाइल की आप पर ईयर की सोच कर बैठे हैं कि हम उसे एक्सपोर्ट करेंगे, कैपेसिटी बढ़ाएंगे, विदेशों में बेचेंगे 2025 तक में, तो उसके लिए आपको अपने देश में काफ़ी ज़्यादा डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को ऐड करना पड़ेगा, उनको प्रोड्यूस करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। अब अगर सवाल आता है कि क्या चाइना से प्रोडक्शन बैन करके हम जीत सकते हैं बाजी? सबसे पहली चीज़ क्या है, चाइना से प्रोडक्शन बैन करके या चाइना से हम इंपोर्ट बैन करके बाजी जीत सकते हैं या नहीं जीत सकते? इसके दो पॉइंट्स हैं। पॉइंट नंबर 1 है कि अगर आप इफेक्टिव तरीके से रिजल्ट ओरिएंटेड वे के अंदर अपने देश में इंपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग इन दो चीज़ों को फोकस करते हैं, यानी मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा करते हैं, इंपोर्ट कम करते हैं और असेंबल करके मार्केट में कोई भी चीज़ को सेल आउट करते हैं, तो उन सिचुएशन में चाइना से हम बाजी जीत सकते हैं। लेकिन क्या हम तैयार हैं इतनी तेजी से काम करने के लिए? क्या हमारी गवर्नमेंट से अभी तक हमें इतना सपोर्ट मिला है जितना हमें चाहिए? क्या हम इस तरीके से चाइना को टक्कर दे सकते हैं? तो इन सभी सवालों के जवाब आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे कि टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन भारत की जो मेक इन इंडिया पॉलिसी थी, जो पहला प्रोग्राम था, उसके अंदर धीरे धीरे करके हमने काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स को बनाना स्टार्ट कर दिया। आने वाले टाइम पीरियड में उन सभी प्रोडक्ट्स को हम तेज़ी से बना करके अपने आप को मेक इन इंडिया प्रोग्राम में सेल्फ रिलायंट इंडिया में प्रूव कर सकते हैं। अब चाइनीज फर्म्स that dominate the Indian market are not part of PLI policy। चाइनीज फर्म्स जो हैं वो PLI पॉलिसी के अंडर नहीं आती हैं, ना ही उसको एक्सेप्ट करती हैं। उनकी एक ही पॉलिसी है एक्सपेंशन करने की, बढ़ाने की। जितना ज़्यादा बाजार बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा वो बेनिफिट कमाएंगे। इंडिया प्रोड्यूस्ड अराउंड 29 करोड़ ऑफ मोबाइल फोन्स पर ईयर। इंडिया 29 करोड़ मोबाइल फोन्स बनाती है। 94% ऑफ वर सोल्ड इन डोमेस्टिक मार्केट, और उनमें से लगभग 94%
क्या होते हैं, डोमेस्टिक यानी इंडियन मार्केट में बिक जाते हैं, बचे हुए मोबाइल फोन्स को एक्सपोर्ट किया जाता है। इससे पता चलता है कि इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन और सेल्स जो है पीएलआई पॉलिसी में एक्सपोर्ट के नाम पर बहुत कम है और अपने ही देश में उन सभी चीज़ों की खपत हो जाती है। अब रिसेंटली एक स्टडी हुई अर्नेस्ट और यंग के द्वारा, जो कि इंडियन सेलुलर इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन से दर्शाता है क्या कि दैट इफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मोबाइल फोन इज टू से 100 विदाउट सब्सिडी, कहते हैं बिना सब्सिडी के इंडिया में 100 रुपए का एक प्रोडक्ट पड़ता है, इफेक्टिव कॉस्ट और अदर बेनिफिट्स को हटा दिया जाए तो चाइना को वो मोबाइल पड़ेगा 79.55, वियतनाम को पड़ेगा 89 का और इंडिया को पड़ेगा 92 का। अब क्योंकि इंडिया को पीएलआई पॉलिसी के अंडर चलना है, सारी चीज़ों को देखना है, तो जो हम सोच के चल रहे हैं कि ये गेम चेंजिंग प्रोसेस है, वो ऐसा होने वाला नहीं है, ऐसा होने वाला नहीं है। और कंपैरिजन में आपका डिफरेंस अगर 20 रुपीज़ का आ रहा है एक बेसिक सपोज्ड वैल्यू पर, तो जाहिर सी बात है आपकी बाकी चीज़ों पर भी मार्केट में कंज्यूमर बेस्ट प्रोडक्ट सस्ते दामों पर लेने के लिए हमेशा उतारू रहता है। बाद में टीवी देखकर तो वो कह सकता है कि मैं इंडियन, मैं अपोज करता हूँ चाइनीज़ प्रोडक्ट का, मैं इसका अपोज करता हूँ उसका, लेकिन जब रियलिटी की बात आती है तो क्वालिटी प्लस आप क्वालिटी के साथ साथ स्टाइल, वैल्यू, इन सभी चीज़ों को महत्व देते हैं। अब आती है बात आगे, इट मे ऑल्सो बी यूजफुल टू रिकॉल दैट मोबाइल फोन इन्वेस्टमेंट दैट अकर्ड अराउंड 2005 टारगेटेड लोकल एंड लो वैल्यू एक्सपोर्ट मार्केट विच इज बीइंग फॉलोड बाय इनकम्बेंट मोबाइल मैन्युफैक्चरर इन कंट्री. Numbers shows that though India's mobile phone export grew 1.6 billion in 2018 to 3.8 billion by now. हालांकि दोस्तों 2015 से कंपेयर किया जाए या 2005 से कंपेयर किया जाए 2019 और 20 को, तो हम यहाँ पे नोटिस करते हैं कि यहाँ पर डिफरेंसेस अच्छे आए हैं, यहाँ पर बेनिफिट्स अच्छे आए हैं, और बेनिफिट्स अच्छे आने के बाद में हमने नोटिस किया कि 2018 और 19 के अंदर प्रोडक्शन के साथ साथ एक्सपोर्ट बढ़ा है, लेकिन पर यूनिट वैल्यू जो है डिक्लाइन हुई है $91.1 से $87 तक की रिस्पेक्टिवली, यानी यहाँ पर वैल्यू भी डाउन होती नजर आ रही है. दस आवर एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस सीम्स टू बी मोबाइल्स विद लोअर सेलिंग प्राइस, यानी यहाँ पर एक ही चीज़ आती है कि कम्पिटिटिव अगर बनना है तो सेम क्वालिटी सेम चीज़ें लेकिन कम दाम पर देनी पड़ेगी, ये बाजार की डिमांड है. However, for foreign firms choose under PLI policy, the incentive will be computed on the basis of invoice value of phone available at above 15,000. This is surprise as it is clear that PLI policy does not strengthen our export. इस लाइन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा. इस बात से क्लियर होता है कि PLI पॉलिसी जो है हमारे एक्सपोर्ट को मजबूत नहीं करती है. Does not strengthen our current export competitiveness in mobile and market with higher average selling price have lower volumes. अगर ज़्यादा प्रोडक्ट बेचेंगे तो कम दाम पे भी मुनाफा कमा लेंगे, लेकिन प्रोडक्ट बिकेंगे ही नहीं तो कितने भी प्राइस रख लीजिए आपको उसका कोई बेनिफिट नजर नहीं आएगा. तो फाइनली यहाँ पर कंक्लूड ये हो रहा है कि पीएलआई पॉलिसी मार्केट वैल्यूज को देखते हुए अगर आप रॉ मटेरियल से कंपेयर करते हैं, इंपोर्ट की वैल्यूज को चेक करते हैं, सब्सिडीज को देखते हैं और पीएलआई की पॉलिसी को देखते हैं, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म बाद इफेक्ट दे जाए तो दे जाए. प्रेजेंट में इसके कोई हालात नजर नहीं आ रहे हैं. अब अगला लास्ट पॉइंट आता है डिफिकल्टी फॉर डोमेस्टिक प्राइसेस. अब 5 फॉरेन फर्म्स दैट हैव चूजन आर सैमसंग एंड 4 ऑफ एप्पल्स कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर, यानी कि जो 5 फर्म्स चुनी है जो फॉरेन फर्म्स हैं वो सैमसंग और एप्पल के मल्टी एकदम कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं. सैमसंग एंड 2 ऑफ एप्पल कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स ऑलरेडी हैव फैसिलिटी इन इंडिया एंड कैन बी एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू देयर स्ट्रेटेजी ऑफ डिपेंडेंस ऑन अदर इंपोर्टेड इनपुट्स, यानी कि उन्होंने तो अपनी एक एक्सपेक्टेड पॉलिसी बना ली है कि इंपोर्टेड इनपुट्स के आधार पर डिपेंडेंसी दिखाएंगे, बाहर से जो प्रोडक्ट्स आएंगे उनको यहाँ पे असेंबल करके बेचा जाएगा. डोमेस्टिक फर्म्स हैव बीन नियरली वाइप्ड आउट फ्रॉम इंडियन मार्केट. इनकी वजह से जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं वो बिल्कुल समाप्त हो चुके हैं. वाइप आउट का मतलब होता है समाप्त हो जाना, गायब हो जाना. सो देयर एबिलिटी टू टेक एडवांटेज ऑफ द पीएलआई पॉलिसी एंड ग्रैब द साइजेबल डोमेस्टिक मार्केट सीम्स डिफिकल्ट. अब जिस हिसाब से डोमेस्टिक कंपनीज गायब होती जा रही हैं उस हिसाब से प्रॉफिट ले पाना एकदम इम्पॉसिबल सा है या बहुत ज़्यादा मुश्किल है. डोमेस्टिक फर्म सीम्स हैव द रूट ऑफ एक्सपोर्टिंग चीपर मोबाइल्स ऑन द लो इनकम कंट्रीज, सस्ते मोबाइल जहां पर लो इनकम वाले देश हैं.
However, their performance in the last couple of years has not been promising. वो बात अलग है कि जितने सस्ते मोबाइल बनाए जा रहे हैं उनकी जो क्वालिटी है या उनकी जो कैपेबिलिटी है, परफॉर्मेंस है, उतनी प्रॉमिसिंग नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी है. लावा इंटरनेशनल मोबाइल की बात करते तो किसी ज़माने में 324 करोड़ का व्यापार किया था. ऑप्टिमस की बात करते 83 करोड़ रुपए का, लेकिन धंधा आगे 19 में आते ही 4 लाख पर कन्वर्ट हो गया, सिमट गया. यानी कि रेट ऑफ सेक्शन इतनी जल्दी बदला कि अब आगे उनको चला पाना पॉसिबल नहीं है. अब ऐसे में बहुत सारे ओपन क्वेश्चंस जनरेट हो जाते हैं कि यही पॉलिसी रही तो कैसे काम चलेगा. अब आ जाता है फाइनल पॉइंट, सप्लाई चेन कोलोकेशन. कोलोकेशन में को अलग है, लोकेशन अलग है, इनको लिखा एक साथ गया है. फाइनली 6 component firms that have given approval under the specified electronic component segment दो अ वेलकम स्टेप. हालांकि जो ये 6 कंपोनेंट फर्म्स हैं, यानी कि फर्म्स जो हैं कंपोनेंट बनाएगी इंडिया में, एक वेलकम स्टेप है और मोबाइल इकोसिस्टम को कंप्लीट तो नहीं करती है, लेकिन एक वेलकम स्टेप है. स्टार्टिंग है, छोटे छोटे कंपोनेंट्स बनने स्टार्ट होंगे तो आने वाले टाइम पीरियड में वो सभी कंपोनेंट इंडिया में जुड़ते जाएंगे और एक वेलकम स्टेप की तरह आज छोटे प्रोडक्ट्स बन रहे, कल बड़े प्रोडक्ट और एक दिन पूरा मोबाइल भी बनना स्टार्ट हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, लिटरेचर शोज दैट व्हेन सैमसंग सेटअप shop in Vietnam, it relied heavily on its Korean supplier, which co-located with the produce intermediate input. So much so that 63 among 67 suppliers then were foreigners. अब सिंपल सा प्रोसेस है कि वियतनाम में सैमसंग ने सपोज कीजिए एक शॉप बनाया, एक सेटअप बनाया. सेटअप बनाने के बाद वियतनाम से वो इंडिया आने की जगह कोरिया जाना ज़्यादा पसंद करेंगे क्योंकि वहाँ पर 67 सप्लायर्स में से 63 सप्लायर्स तो वहीं के हैं. अब 63 सप्लायर्स अगर कोरिया में मिल रहे हैं तो बाकी स्पेशली इतनी दूर इंडिया की तरफ वो क्यों मूव ऑन होंगे. It was a surprise when it was found that our primary survey that though Samsung is investing hugely in India, it has not co-located its supply chain in the country. यानी कि ये तो क्लियर हो गया कि अगर मानते हैं कि इन्होंने अपनी सप्लाई चेन को बढ़ाने की कोशिश करी है, लेकिन नियर बाय डिमांड्स के आधार पर ये को लोकेटेड नहीं है, नियर बाय सपोर्टिव नहीं है, जिस वजह से आने वाले टाइम पीरियड में इसे काफ़ी ज़्यादा बड़ा कंपटीशन लड़ना पड़ेगा. क्योंकि वो सारी फैसिलिटीज़ अदर कंट्री सस्ते दामों पर अगर दे रहे हैं तो कोई भी कंपनी अपना प्रॉफिट पहले देखेगी, बाद में बाकी सभी चीज़ों को फोकस करेगी. तो अब आ जाती है समरी. पीएमपी पॉलिसी 2016-17 के अनुसार अगर बात करें तो डोमेस्टिक वैल्यूज़ के लिए हेल्पफुल हैं, धीरे धीरे एक्सपेंड हो रही है कंसिडरेबली, लेकिन धीरे धीरे एक्सपेंड हो रही है, लेकिन एकदम से अगर हम सोचें कि इसका हमें एकदम से बेनिफिट मिल जाए, ये पॉसिबल नहीं है. द पॉलिसी हैज़ सेपरेटली लाइसेंस 6 कंपोनेंट मैन्युफैक्चर टू स्टार्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग. इस पॉलिसी में कुछ कंपनियों को मौका मिला है और वो सक्सीड शायद कर भी सकती हैं, इतने बड़े आसार नहीं है कि बिल्कुल नहीं करेंगे, लेकिन ये कहना कि एकदम से इन कंपनीज पे डिपेंडेंसी करके बाकी सभी चीज़ों को बैन कर देना, ये एक सही स्टेप नहीं होगा. अ फर्स्ट स्टेप इन दिस डायरेक्शन कुड एनकरेज फॉरेन फर्म्स chosen under PLI policy to collocate their ecosystem in the country. यानी कि ये पॉसिबल हो सकता है कि PLI पॉलिसी के आधार पर कुछ स्टार्टिंग के लिए ये एक हेल्पफुल स्टेप रहे, लेकिन आने वाले टाइम पीरियड में इसे भी पूरी तरीके से कंपटीशन के आधार पर इकोसिस्टम का एनवायरनमेंट बनाए रखने के लिए ये काम करने पड़ेंगे. और एकदम से चाइना को बैन करना एक सही स्टेप नहीं होगा. कहीं ना कहीं हमें इंपोर्ट के आधार पर कहीं ना कहीं बाकी चीज़ों के लिए डिपेंडेंसी, अगर चाइना नहीं तो कोई और देश सही, हमें डिपेंडेंसी दर्शानी पड़ेगी. तो आज के लिए दोस्तों इतना ही. धन्यवाद.